नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 104 है। तो अभी तक अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा देखिए। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखें, जिससे आपको क्या करना है, नोट करते जाना है। जो भी आपको नोट पॉइंट लिखाया जाता है उसको आप नोट करते जाइएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी पर्वत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं प्रश्न पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रश्न दो तरह से पूछ सकते हैं यहाँ पे। एक प्रश्न पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो अगर भारत में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू जो स्थित है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर वाला जो ऊपर वाला एरिया, अगर आप देखिएगा, देखिए हम आपको इमेज के द्वारा बता रहे हैं, मैप के द्वारा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका केटू है। जितना भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी जितना भी इससे प्रश्न रिलेटेड पूछा जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केटू, तो केटू का अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। तो ये वाला जो आपका एरिया है, कौन सा एरिया? पीओके वाला एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला ये एरिया। तो ये जो एरिया है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें नहीं आता है। जो ये एरिया है भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें नहीं आता है। इसलिए अगर प्रश्न पूछेगा भारत में, तो अगर भारत में से प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। लेकिन प्रश्न पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जो कहाँ स्थित है? ये आपका पीओके वाले हिस्सा में, जम्मू कश्मीर में। 86, इसका जो लंबाई कितना, मतलब ऊंचाई, लंबाई नहीं कहेंगे हम, ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है लगभग? अगर आप याद रखिएगा, आपको इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं याद रखना, आपको याद रखना है, यानी लगभग में इसको आपको याद रखना है 8600 मीटर, या पूरा भी याद रख सकते हैं 8611 मीटर। केटू अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपका हो जाएगा पीओके। तो ये पीओके वाला यानी भारत का ही भूमि है, लेकिन मुख्य भूमि में नहीं है। इसलिए अगर के से याद रखिएगा केटू, लेकिन में पूछेगा तो कंचनजंगा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहाँ पे नंदा देवी उत्तराखंड में। भारत के, यानी भारत की थर्ड, यानी तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, और भारत में दूसरा, ये आपका नंदा देवी। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया अभी, जो प्रश्न में, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1700 मीटर, लगभग 1722, यानी लगभग में आपको डेटा को याद रखना, 1722 मीटर। ये आपका हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली। सबसे प्राचीन पूछेगा तो ये आपका अरावली, और सबसे नवीनतम हिमालय पर्वत श्रेणी। ये आप याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न में जो पूछा गया, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर 1722। आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं याद रखना, 1700 लगभग आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और भी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण, देखिए यहाँ पे कंचनजंगा, देखिए ये आपका कंचनजंगा स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और इसका जो ऊंचाई कितना है? 85-86, यानी 8586। तो आपको ऐसे नहीं याद रखना है, याद रखिएगा 85-86 मीटर। कंचनजंगा 85-86।
तो आप याद रखिएगा नंदा देवी 78-17। और ये जो बगल में दिया है फीट में दिया गया है, यहां से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछेगा, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है और ऊंचाई कितना है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा जो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, नीलगिरी, और इसका ऊंचाई कितना है 2636। तो फर्स्ट यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा। तो अगला प्रश्न चलते, इतना आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू, दो भाई थे जिनका नाम क्या था, सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो सीधा प्रश्न पूछेगा संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में, कहाँ हुआ, भागलपुर, भागलपुर। तो अगर आप रफली मैप अगर बनाइएगा बिहार का, देखिए हम आपको थोड़ा सा बना के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे है भागलपुर, इस वाले एरिया में भागलपुर। तो जो संथाल विद्रोह हुआ कहाँ हुआ, भागलपुर में। नेतृत्व कौन किया, नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू। कब हुआ, 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मॉस्को वाइट पेगा, देखिए पेगमाटाइट, वायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क है, प्रश्न पूछ रहा है। मॉस्को वाइट, पेगमाटाइट, वायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क है, अयस्क है। अयस्क कहने का मतलब है, अयस्क होता क्या, तो अयस्क जैसे में एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाला जाएगा। अगर एल्युमिनियम हम लोग निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको सीधा मिल नहीं जाता। इस जैसे सोना, तो सोना ये नहीं कि आपको कहीं भी मिल जाएगा सोना खदान तो आप सीधा उठा के सोना ला लीजिएगा, वैसे नहीं रहता, अयस्क से निकाला जाता है। तो अगर एल्युमिनियम निकाला जाता तो बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम, जो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाला जाएगा। उसी तरह से पेगमाटाइट, वायोटाइट, इससे क्या निकाला जाएगा, अभ्रक। एक होता है अभ्रक, एक होता है अदरक। तो जो अदरक है वो खाने वाला, और जो अभ्रक है एक क्या है, अभ्रक, एक क्या है, अभ्रक। और अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, अभ्रक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। देखिए भा मेरा लगा हुआ, यहाँ धा मेरा लगा हुआ, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रखें रिलेट करके। अभ्रक होता क्या है, ये प्रश्न माइंड में जरूर बन रहा होगा। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अभ्रक अगर आप देखे होंगे, आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसके नीचे अभ्रक लगा होता है। इमेज देखिए तो समझ में आ जाएगा, इस टाइप का कुछ लगा होता है। अब देखे हुए इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसको अगर आप खोलिएगा तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये लगा होता है, जो अभ्रक है ऊष्मा को तो जाने देता है, लेकिन जो विद्युत धारा होता है उसको प्रवाहित, यानी विद्युत धारा का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। यानी अपने से होकर ऊष्मा को जाने देता है और विद्युत धारा को रोकता है, यानी प्रवाहित नहीं होने देता, यानी विद्युत धारा का कुचालक है। अगर प्रश्न पूछेगा अभ्रक विद्युत धारा का क्या है, कुचालक है, और ऊष्मा का सुचालक है। तो ऊष्मा को अपने से होकर जाने देता है और विद्युत धारा को क्या करता है, रोकता है। तो जो आयरन में लगा होता है, अगर मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तो खतरा बना रहे, खतरा का बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन देखेगा तो उसमें क्या लगा रहता है, अभ्रक लगा होता है, ऊष्मा को यानी जाने देता है। इसलिए क्या होता है, आयरन हीट हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा को जाने नहीं देता। अगर आप टच करिएगा तो हीट यानी गर्म लगेगा, लेकिन करंट नहीं मारेगा। तो ये है अभ्रक, यानी अभ्रक से ऊष्मा प्रवाहित होता है और विद्युत धारा का कुचालक है।
और ऊष्मा का सुचालक है। ये रहा आपका अवरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जयपुर में हवा महल का निर्माण डॉट से प्रेरित था, झुंझुनू के खेतड़ी महल। तो अब प्रश्न ये बनता है कि झुंझुनू कहाँ स्थित है? तो अगर आप राजस्थान देखे होंगे तो राजस्थान जो जयपुर है, राजस्थान का जो राजधानी कहाँ स्थित है? जयपुर में। और जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2019 में। जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2019 में। भारत के दो मात्र शहर है जो यूनेस्को में शामिल है, एक अहमदाबाद जिसको 2017 में शामिल किया गया और एक जयपुर जिसको 2019 में शामिल किया गया। तो झुंझुनू जो जगह है जयपुर, अगर आप देखिएगा तो जयपुर के जस्ट ऊपर क्या है? झुंझुनू नामक स्थान है, जयपुर के जस्ट ऊपर। राजस्थान में अगर जयपुर आप माइंड में आपका लोकेट हो पा रहा है यानी लोकेशन बन पा रहा है तो जस्ट जयपुर देखिए, जयपुर के जस्ट ऊपर क्या है? झुंझुनू है। तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से क्या प्रेरित है, तो ये आपका हो जाएगा। और जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? प्रश्न पूछा जाएगा 2019 में, अहमदाबाद को 2017 में। तो प्रश्न अगर पूछेगा भारत के दो मात्र शहर जो यूनेस्को में शामिल है कौन कौन है? अहमदाबाद और जयपुर। सबसे पहले किसको शामिल किया गया? अहमदाबाद को। कब शामिल किया गया? 2017 में। और सेकेंड जयपुर को कब शामिल किया गया? 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था? विश्व बैंक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WV यानी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ? तो इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा गया था RAS या शायद UPPCS में कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना किस सम्मेलन के तहत किया गया? एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं DC, WDC यानी वाशिंगटन DC, USA यानी अमेरिका। दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। किसका किसका? तो विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। और 5 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया किसे? डेविड मालपास को। ऑप्शन नंबर बी डेविड मालपास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? तो अगर इसका आंसर आप कर लीजिएगा, अगर आपको मालूम होगा कि जो महानदी है किस राज्य में बहती है? महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। और यह निकलती कहाँ से? अमरकंटक। ये मान लीजिए कि अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। सोन जो गंगा में जाकर मिल जाती है पटना के पास, एक नर्मदा जो अरब खाड़ी में जाकर अपना पानी विसर्जन करती है, और एक जो महानदी जो बंगाल के खाड़ी में जाकर अपना पानी को विसर्जित करती है यानी विसर्जन करती है। तो अमरकंटक से 3 नदी कौन कौन? सोन, नर्मदा और एक महानदी। तो महानदी नदी पर ही कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? महानदी पे। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? जैसे में चांदीपुर, पोखरण पर जो परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है चांदीपुर, बिहलर द्वीप जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बिहलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप यानी कलाम द्वीप, इसका नाम बदलकर कर दिया गया बिहलर द्वीप का। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। प्रश्न पूछेगा बिहलर द्वीप हो गया, चिल्का झील हो गया, ये सभी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में।
कोणार्क के उड़ीसा में बनाया किसने? नरसिम्हदेव प्रथम। नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर को बनाया गया था। और एक किस वंश का राजा था? गंग वंश का राजा। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य मंदिर को कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क में। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद देव में। औरंगाबाद देव। नेक्स्ट है, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? 11 मई 1998 यानी सेकेंड परमाणु परीक्षण के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट परमाणु बोले क्या? पोखरण परीक्षण। फर्स्ट पोखरण परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। नाम क्या था इसका? स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध। मुस्कुराते बुद्ध। मुस्कुराते बुद्ध कब हुआ? इसका परीक्षण कब किया गया? पहला परमाणु पोखरण परीक्षण। पहला पोखरण परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। और इसका जो थीम था यानी मुस्कुराते बुद्ध, क्या था? मुस्कुराते बुद्ध। और सेकेंड पोखरण परीक्षण एक कब किया गया? 11 मई से लेकर यानी 13 मई। या तो 11 मई देगा या तो 13 मई देगा। ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन में देगा। 1998। और इसका जो थीम था ऑपरेशन शक्ति 1998। और कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? 5। लगातार 11 से 13 मई तक कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? 5। तो आप याद रखिएगा। और इस समय के जो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? 5। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पोखरण परमाणु विस्फोट 11 से 13 मई 1998 कुल 5 परमाणु विस्फोट। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो पानी वाला जो एरिया होगा, इलाका होगा, वहां पाया जाएगा मैंग्रोव वन। देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखिएगा, हिमालय वनस्पति, तो हिमालय मतलब जो हिमालय में पाया जाएगा, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। और ये पूर्वोत्तर भारत वाला एरिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कहाँ पाया जाएगा? जो ये वाला इलाका हो जाएगा आपका, यानी भूमध्य रेखा के जो नज़दीक वाला इलाका होगा वहाँ पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहने का मतलब क्या? जो वैसा पेड़ जो अपना पत्ता समय समय पे क्या करते हैं? गिरा देते हैं और फिर से उसमें क्या नया पत्ता है, उसी को हम पर्णपाती वन कहते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ पाया जाएगा? ये राजस्थान वाला एरिया में, ये आपका हो जाएगा। तो आपसे जो प्रश्न पूछा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा किस प्रकार का वनस्पति है, क्या मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित। सदाहरित मतलब हमेशा हरा भरा, हमेशा हरा भरा। तो ये जो पाया जाएगा, ये वाला इलाका आपका हो जाएगा। यानी ये जो वन पाया जाएगा भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले एरिया में, जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, कहाँ पाया जाएगा? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, यानी भूमध्य रेखा के पास वाले एरिया में पाया जाएगा। और इसका रीजन है, तो रीजन अगर आप जानने लगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ वर्षा होगा वहाँ पाया जाएगा ये वाला एरिया, मेघालय में। आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में, मानसीमराम मेघालय।
ज्वारीय वनस्पति, ये आप देख सकते हैं ज्वारीय वनस्पति। ये जो एरिया आपका हो जाएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में, ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में, ढाका बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1917, चंपारण आंदोलन 1917 में। और महात्मा गांधी को बुलाकर किसने लाया था, राजकुमार शुक्ल। और एकमात्र विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था, एनजी रंगा, एकमात्र विरोधी एनजी रंगा। और कौन सा प्रथा था, तिनकठिया प्रणाली, प्रथा नहीं तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती जो करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, इसी को समाप्त करने के लिए कौन आया था, महात्मा गांधी, चंपारण में। याद रखेगा 1918 खेड़ा आंदोलन, 1928 बारदोली सत्याग्रह, 1920 असहयोग आंदोलन, 1919 और 1920 में कौन सा था, खिलाफत आंदोलन 1919-20। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 108। यानी संयुक्त बैठक बुलाना है लोकसभा और राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाएगा, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, और अनुच्छेद 108 क्या है, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है या नहीं, तो नहीं। तो उल्लेख क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, बजट। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 108। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है, कोरल सागर, ऑप्शन नंबर डी। कोरल सागर कहाँ स्थित है, ए वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कोरल सागर, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और उत्तर साइड वाला, यानी उत्तरोत्तर पूर्व वाला जो साइड है, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, तो यानी पूर्व और उत्तर, यानी पूर्व साइड हो गया ये, और ये उत्तर। तो उत्तरोत्तर जो पूरा वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा, पूर्वोत्तर वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। तो कौन सा सागर होगा, कोरल सी। देखिए यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा कोरल सी आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के कौन साइड, पूर्वोत्तर साइड, कौन सा सागर में, कोरल सागर में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो प्रश्न बनेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1928 में। बनकर तैयार कब हुआ था, 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। बनकर तैयार आया 1928 में। और इसी में किनका मृत्यु हो जाता, लाला लाजपत राय।
तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उस समय इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था, यानी 1928 की बात कर रहा है, 1927-28 की बात कर रहा है। तो लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह सूत्र भी दे दिया, श्वेत विट्रियोल, श्वेत यानी व्हाइट विट्रियोल। तो यहां 2 या 3 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछेगा व्हाइट यानी नीला थोथा, इसको हम लोग थोथा भी बोलते हैं, कभी कभी यहाँ पे थोथा भी लिखेगा, नीला थोथा, सफेद थोथा, हरा थोथा। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, तीनों से प्रश्न पूछ सकता है, नीला और एक हरा। हरा बोले तो ग्रीन, GREEN, हरा बोले तो ग्रीन। तो ग्रीन का अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5। सफेद का अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा तो व्हाइट, VITE, और नीला को ब्लू, ब्लू। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 5 है, आपको हम पहले सूत्र लिखते हो, कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। सफेद में क्या होगा? जिंक, जो सफेद होता 7H2O, नीला और एक हरा। तो नीला में हो जाएगा CuSO4 5H2O, और इसमें हो जाएगा FeSO4 7H2O। तो 5 वाला आपको यही पता नहीं चलता कि 7 किस में लगा और 5 किस में लगा। तो हम ये बताना चाह रहे, बाइट अगर आप इसको लेटर को जब आप काउंट करिएगा तो 5 आएगा, तो जो 5 आएगा वो 5 नहीं होगा, यानी बाइट में यहाँ 5 नहीं होगा। यहाँ 4 आया तो 4 नहीं होगा, यहाँ 5 आया तो यानी 5 वाला नहीं होगा। तो हम ये बताना, जितना भी आएगा उससे आगे वाला होगा, जितना भी आएगा उससे आगे वाला होगा। तो सफेद को हम लोग वाइट लिखेंगे तो वाइट में आएगा 5 लेटर, तो 5 वाला नहीं होगा, तो यानी कितना होगा 7। 7 और 5 में ही सिर्फ कन्फ्यूजन रहता है। तो जो 5 आएगा उसमें क्या होगा 7, और जो 4 आएगा उसमें क्या होगा 5। तो नीला यानी ब्लू, ब्लू में क्या आएगा 4, तो 4 यानी यहाँ 5। तो इसका जो सूत्र होगा CuSO4 5H2O। सफेद थोथा का सूत्र क्या होगा? व्हाइट विट्रियोल का सूत्र क्या होगा? ZnSO4 7H2O। ग्रीन विट्रियोल का सूत्र क्या होगा? FeSO4 7H2O। तो इसमें ये प्रश्न पूछेगा, यानी हरा थोथा, थोथा भी लिखेगा या तुतिया लिखेगा, हरा थोथा में कितना भाग जल होता है? तो 7 भाग। नीला थोथा में 5 यानी 5 भाग, और सफेद में 7 भाग। इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। और जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब गर्म करिएगा तो जाहिर सा बात है कि क्या होगा? पानी यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो यानी पानी की मात्रा सिर्फ इसमें कम हो जाएगा। तो CaSO4, CO बोल रहे हैं क्या? CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ मतलब आधा आधा भाग में बांट रहा है, तो हाफ किस में होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और जिप्सम में क्या होगा? CaSO4 2H2O। इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है क्या कहलाता है? यानी इस तरह का जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, अवतल
लेंस। और ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां प्रश्न ने पूछा पतला, बीच में पतला और परिधि के पास मोटा। तो देखिए बीच में इस तरह से होता है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। तो जब इस तरह से बनाइएगा तो बीच में देखिए तो पतला हो जा रहा है कि नहीं? हो जा रहा है। और परिधि पे मोटा, तो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा, तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इमेज देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। और ये आपका अवतल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जैसे ही उत्तल लेंस पे यानी पड़ेगा लेंस पे, तो जो किरणें वो क्या एक जगह आकर एकत्रित होगा। लेकिन जो अवतल लेंस में होता है कि जैसे प्रकाश की किरणें जब पड़ेगा अवतल लेंस पे, क्या होगा? इसको बिखेर देगा। इसको क्या करेगा? बिखेर देगा। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में। कहाँ थे? कोलकाता में। कलकत्ता बोलिए, कोलकाता बोलिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, आपको बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तुरंत आपको बताएं, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। द हेग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल आईसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित? द हेग, नीदरलैंड में। और एक किसका अंग है? यूएन का। पेरिस, फ्रांस में जो 2024 में 33वां ओलंपिक, 2024 में 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डॉट का नाम है, एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। तो किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो क्या है? पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सशस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? सशस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था। नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो कार्यकाल है 91 से 96। ये कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? 91 से 96। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंगाल टाइगर और पाम ऑयल, जिसको हम बोलते हैं ताड़ का पेड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हम लोग जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए थे
सारा प्रश्न हम करा दिया आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्टडी लिंक PDF सर्च करना है, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।